हेलो हेलो। अच्छा, कल मैकेनिज्म हो गया था या नहीं? टर्मिनेशन स्टे वगैरह हो गया? अब हेलोजिनेशन ऑफ इथेन। देखो, कल हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। आज हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ इथेन, क्योंकि हमारी पुरानी बुक में हेलोजिनेशन ऑफ इथेन भी है। तो याद करो, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है सनलाइट की मौजूदगी में होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, या अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में होगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर होगा। ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है? जीरो होता है। तो अब देखो, इथेन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या होगा? हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट, और उसकी जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 Cl। मतलब हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लग जाएगा, बन जाएगा क्लोरोइथेन प्लस HCl। अच्छा, अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। और याद कर लें, इथेन की जो हेलोजिनेशन है वो डिफिकल्ट होगी मीथेन के हेलोजिनेशन से, क्योंकि मीथेन की हेलोजिनेशन चार स्टेज में हो जाती है। चार हाइड्रोजन है और उनको रिप्लेस कर चार स्टेज में हो जाएंगे। इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है? सिक्स है, तो सिक्स स्टेज में इसकी हेलोजिनेशन होगी। आते हैं अब सेकंड स्टेज पे। तो CH2 CH3 CH2Cl प्लस क्लोरीन। अच्छा, अब क्या होगा? इसके अंदर आइसोमराइजेशन होगी। देखो बेटा, सेकंड स्टेज में क्या होगा? आइसोमराइजेशन होगी। ठीक है, आइसोमराइजेशन होगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, ये ये जो क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके भी लिख सकती है। देखो, इस कार्बन के साथ भी तीन हाइड्रोजन है, इन इनमें से भी किसी को रिप्लेस करके हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अगर इसमें से किसी को हमने रिप्लेस किया और हाइड्रोजन लगा दी, तो ये बन जाएगा, इसको देखिए, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। यहां से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, ये बन गया 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये इसको पढ़ते हैं विस्नल, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे है ना। जो हेलोजन जब एडजेसेंट कार्बन पे है तो उसको क्या पढ़ते हैं? विस्नल। विस्नल डाइक्लोरोइथेन। ये विस्नल बन गया डाइक्लोरोइथेन। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरा चांस है। दूसरा चांस ये कि हाइड्रोजन यहीं से रिप्लेस हो। बेटा, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो, क्योंकि अभी भी इसमें दो हाइड्रोजन पड़ी है, वहां पे हाइड्रोजन लग जाए और ये प्रोडक्ट बन जाए CH3CH Cl2। ये प्रोडक्ट बन जाए, पॉसिबिलिटी है इसकी। और ये क्या होगा? दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगे, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, या इसको पढ़ते हैं जिम्नल। दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे हैं, तो जिम्नल डाइक्लोरो इथेन। अच्छा, अब ये रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करेगा, आगे प्रोसीड करेगा और आखिर में बनेगा C2Cl6। मगर हमारे बुक में भी इतना ही गिवन है कि सेकंड स्टेज में क्या हुई है? आइसोमराइजेशन हुई है। सेकंड स्टेज में क्या हुई है? फर्स्ट स्टेज में नहीं हुई, आइसोमराइजेशन हुई है। देखो, पहले स्टेज में आइसोमराइजेशन नहीं हुई है, मगर सेकंड स्टेज में क्या हुई है? देखो, आइसोमराइजेशन का मतलब है दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के क्या है? ये आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर?
पोजीशन आइसोबर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। इसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पे लगा हुआ है, सेम कार्बन पे लगा हुआ है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट कार्बन पे लगा हुआ है। अब आते हैं कंबशन रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक होगा। हाईली एक्सोथर्मिक होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ये। स्पॉन्टेनियस का मतलब एक मरतबा स्टार्ट होगा तो उसके बाद वो स्टॉप नहीं होगा। तो देखो मीथेन है, मीथेन को जलाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। देखिए मीथेन की बर्निंग हो रही है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर और प्लस में हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, हीट भी। और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है वैसे इसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच जो होगा नेगेटिव होगा, एंथैल्पी चेंज। अच्छा इसके आगे टू लगा दो, इधर भी क्या लगेगा? टू लगेगा, बैलेंस हो गया। या हम कहते हैं डेल्टा एच जो होगी वो लेस देन जीरो होगी। अच्छा अब आते हैं इथेन। इथेन की कंबशन, देखो इथेन को भी हम जलाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जो इथेन की कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें कार्बन के 2 एटम है। 2 एटम कार्बन के, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल मिलेंगे आपको? 2। अच्छा हाइड्रोजन कितनी? 6 है, तो 3 मोल वाटर के बनेंगे। और प्लस में हीट इसमें भी रिलीज होगी, ये भी कंबशन होगा, ये जो एक्सोथर्मिक होगा। इसमें भी डेल्टा एच की नेगेटिव होगी, लेस देन जीरो होगी। अच्छा ऑक्सीजन कितनी हो गई यहाँ पे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 7 हो गए। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 7/2। क्या लगा दिया? 7/2 से बढ़ा दे 3.5। बेटा 7/2 का मतलब क्या है? 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, उधर भी 7 है। तो ये इसके रिएक्शन थे, कंबशन रिएक्शन अल के अल्केन के। अच्छा अब आते हैं साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन के बारे में भी कुछ है। साइक्लो अल्केन जनरल फार्मूला होता है इनका CnH12। ये होते हैं सेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक। अच्छा अब इनका जो पहला मेंबर है, एन की वैल्यू कम से कम 3 होगी, फिर 4, 5 होगी। इसका जो पहला मेंबर है वो है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। दूसरा मेंबर कौन सा है? साइक्लोब्यूटेन। अच्छा यहाँ पे जो कार्बन देख रहे हैं, यहाँ कार्बन पे क्या होगा? कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन कितनी होगी? 2 होगी। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन होगी। अच्छा इसको हम कह सकते हैं पोली मिथाइलिन। पोली मिथाइलिन है ना ये। CH2, इसको साइक्लोप्रोपेन को लिख सकते हैं CH2 होल 3। तो क्या बन जाएगा? पॉलीमिथाइलिन होगा C3H6 हो जाएगा। तो इसको वैसे कहा जाता है पोली मिथाइलिन। साइक्लोअल्केन को वैसे बोल बोल रहा हूँ।
इसको लिखेंगे C2CH2 होल 4, तो क्या बन जाएगा C4H8। ठीक है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, अच्छा साइक्लो जो पेंटेन है C5H10, साइक्लोहेक्सेन C6H12। ठीक है। अब बात है इनका फिजिकल स्टेट पे। बेटा फिजिकल स्टेट, देखो साइक्लो अल्केन, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, ये गैसेज हैं। मतलब साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, C3C4, देखो C3 और C4 ये क्या होंगी गैसेज। अच्छा C5 एंड ऑनवर्ड, C5 ऑनवर्ड्स क्या होंगे लिक्विड्स, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्बन तो होंगे नहीं इतने। जैसे ओपन चेन में आपको पता है कि 20 कार्बन होते हैं, 22 कार्बन होते हैं, इसमें रिंग में इतने कार्बन नहीं होंगे। तो जो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन गैसेस होंगी, साइक्लोपेन पेंटेन और ऑनवर्ड्स आगे क्या होंगे ये लिक्विड्स होंगे। ठीक है। अब आते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी। दे कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड्स, दे आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है, हेल्ड टुगेदर बाय लंदन डिस्पर्शन फोर्स। वीक वन डाउन फोर्स और फ्रिक्शन होती है इनके बीच में। ठीक है। और नॉन पोलर में जो फोर्स है ना, वन पोलर फोर्स, उसको स्पेशली कहा जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स होती है। अच्छा उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ वीक वन डाउन फोर्स रोटेशन। but boiling point increase as number of carbon atom increase। जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता जाएगा। मतलब साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ता जाएगा। हाँ अब जब इनको कंपेयर करते हैं हम,
चलो कंपैरिजन करते हैं इनके अल्केन के साथ। ठीक है, तो जो बुक्स हैं, सुनो एक बात, जो बुक्स हैं वो बता रहे हैं कि साइक्लो अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्लाइटली ज्यादा है, ज्यादा है अल्केन से। मगर हमारी किताब में उसका उलट लिखा हुआ है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ये मैं बता देता हूँ बात, भले आप जाकर खुद ही सर्च कर लो। आप ऐसा करो, साइक्लो ब्यूटेन का भी बॉइलिंग पॉइंट सर्च करो, साइक्लो सॉरी नॉर्मल पेन ब्यूटेन का भी बॉइलिंग पॉइंट सर्च करो, तो उसमें आएगा कि साइक्लो ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मगर बुक में उसके जो लिखा हुआ है वो इनवर्स लिखा हुआ है, भले आप चेक कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लो अल्केन is more than alkane having same number of carbon atom। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, मैंने ये जो बात है ये सही है जो बुक में लिखा हुआ है। देखो मैं बता देता हूँ, बुक की बात भी बता देता हूँ, बुक में क्या लिखा हुआ है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए मैं बता दूं सही ये है, करेक्ट ये है, पर आप चेक करके देखना। बाकी बुक में जो बात लिखी हुई है लेस है लिखा हुआ है, मगर सही नहीं है, भले आप चेक करना, आप खुद ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। साइक्लोप्रोपेन का भी बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोपेन का भी लिखा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन का भी लिखा हुआ है, नॉर्मल ब्यूटेन का भी लिखा हुआ है, साइक्लोपेंटेन का भी लिखा मिलेगा आपको, नॉर्मल पेंटेन का मिलेगा, तो दोनों चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, चेक करके मुझे बता देना फिर। मगर मैंने जहां पढ़ा है ना, तो उसमें तो यही लिखा हुआ था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आपको। भले आप बुक के हिसाब से चलो, कोई बात नहीं है ऐसी। ठीक है, ओल्ड बुक में नहीं है, ओल्ड बुक में ये बात नहीं है, नई किताब में आई है ये बात। ठीक है, मगर भले आप सर्च करके देखो, बुक के चलना तो जारी बात है, मैं बुक के हिसाब से पढ़ेगा, मगर सही बात ये, इसलिए मैं इसको आइए जाकर चेक करना आप लोग। ठीक है, अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, स्ट्रक्चर और एंगल सुनो एक बात, इंटरनल जो एंगल होगी, सुनने की तरफ, इंटरनल एंगल, जो इंटरनल एंगल है इनके अंदर चेंज होगी, इसमें 60 की होगी, इसमें 90 की होगी, इसमें 108 की होगी एंगल, इंटरनल एंगल में चेंज है। और ऑक्सीजन में 120 की एंगल होगी, जो वो अल्केन के अंदर एंगल 109 की है। तो इनमें एंगल क्या होगी, इसमें देखो एंगल चेंज होगी। तो इसमें हमारी बुक में जो बात की गई है वो किसकी की गई है, साइक्लोप्रोपेन की गई है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन इज ट्राइगोनल, having internal bond angle 60, which is less than bond angle of alkane, which is 109.5। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन is unstable
unstable है due to strain in bond angle. बॉन्ड एंगल के अंदर क्या होगा, स्ट्रेन होगा. बॉन्ड एंगल इज लेस, bond angle is less than alkane या आइडियल बॉन्ड एंगल कह दो. आइडियल बॉन्ड एंगल 109.5. तो इसकी बॉन्ड एंगल कम है, बॉन्ड एंगल कम है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा. अब आते हैं रिएक्टिविटी. तो रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन is almost same as alkane. मतलब इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे alkane की है, एक्सेप्ट cyclopropane which is more reactive. Due to angle strain, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा और ज्यादा रिएक्टिव होगा. ठीक है, तो ये था साइक्लोअल्केन के बारे में, इससे ज्यादा नहीं है. अब हम पढ़ते हैं अल्कीन को. देखो असाइक्लिक है ये, एलिफेटिक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड. एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला इनका होता है CnH2n, और ये एन शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को. एन की वैल्यू कम से कम कितनी होगी, दो. दो होगी क्योंकि इथीन से स्टार्ट होते हैं. दो, फिर तीन, फिर चार, पांच एंड सो ऑन. ये इनकी वैल्यू है अल्कीन के लिए. दे आर नोन एज ओलेफिन्स. इनको क्या कहते हैं, ओलिफिन्स. अच्छा, ओलिफिन ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं. दे आर बिकॉज लोअर मेंबर, लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन, लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स with halogen, with chlorine
या ब्रोमीन, मतलब इनके जो लोअर मेंबर हैं ये क्या बनाते हैं, ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। मगर बुक में कुछ और अजीब बात लिखी हुई है, बुक में लिखा है कि इनके जो लोअर मेंबर हैं वो ऑयली होते हैं, पढ़कर देखो बनेगा, लोअर मेंबर ऑयली नहीं होते, लोअर मेंबर ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, किसके साथ, किसके साथ, हेलोजन के साथ, उनके प्रोडक्ट ऑयली होते हैं, ठीक है, खुद ये ऑयली नहीं है, मतलब उनके प्रोडक्ट ऑयली है। देखो ये है, सपोज करते हैं ये रिएक्शन, अब हम बता दें, शुरुआत में ये इथीन लिया गया, इथीन, जब उसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया गया तो क्या बनेगा भाई, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगेगी, एक लगेगी दूसरे कार्बन के ऊपर, क्या बन जाएगा, 1, 2 डाइक्लोरो इथेन, ये होता है आयली प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आयली होगा। जो हेलो अल्केन होते हैं वो आयली होते हैं, हेलो अल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयली प्रोडक्ट। देखो ल्यूकास रिएजेंट के अंदर भी तो है ना, ल्यूकास रिएजेंट के अंदर जब अल्कोहल को हम हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है और आयली प्रोडक्ट बन जाता है, क्या बनता है, तो आयली प्रोडक्ट किसकी वजह से बनाते हैं, हेलोजन की वजह से, ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट आयली होते हैं। अच्छा अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर देखो, हम स्ट्रक्चर इथेन का पढ़ लेते हैं, तो प्रोपेन का भी वही होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो जिनके दरमियान होगा, ठीक है, तो कार्बन ऑफ इथीन इज sp2 हैबर्ड, याद करो बेटा, इथीन में जो कार्बन है ना sp2 हैबर्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, जो जिस पर है वो कार्बन कौन सा हैबर्ड है, sp2 हैबर्ड, कंटेनिंग 3 sp2 हैबर्ड ऑर्बिटल, उस कार्बन के पास 3 sp2 हैबर्ड ऑर्बिटल होंगे, एंड 1 अनहैबर्ड pz ऑर्बिटल, और एक क्या होगा उसके पास, अनहैबर्ड pz ऑर्बिटल होगा, जो पाई बॉन्ड बनाएगा। अच्छा 3 sp2 हैबर्ड ऑर्बिटल, 3 sp2 हैबर्ड ऑर्बिटल are arranged in trigonal, ट्राइगोनली अरेंज होंगे वो, हैविंग बॉन्ड एंगल 120, जो एंगल होती है 120 की होती है, देखो एंगल कितने की होगी, 120, क्योंकि हाइब्रिडेशन जब sp2 होती है तो एंगल 120 की होगी, और ज्योमेट्री ट्राइगोनल की हो, ट्राइगोनली अरेंज होंगे वो, ठीक है, तो इसको देखें, ये कार्बन है, ये इसका sp2 ऑर्बिटल एक, अच्छा ये दूसरा sp2 ऑर्बिटल, और ये तीसरा sp2 ऑर्बिटल, तो कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं वो जो ट्राइगोनल अरेंज है, देखो ज्योमेट्री इनकी क्या है, तीनों sp2 ऑर्बिटल ट्राइगोनल है। अच्छा दूसरे कार्बन के भी इस तरह होंगे, एक sp2, दूसरा sp2 और तीसरा sp2, 3 sp2 ऑर्बिटल हो गए। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगी हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगी,
हाइड्रोजन इधर भी क्या आएगी, हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे भी क्या आएगी, हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन का होता है 1s ऑर्बिटल, इसका भी 1s होगा, इसका भी क्या होगा 1s, इसका भी क्या होगा 1s। अच्छा अब कार्बन का sp2 ओवरलैप किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के 1s के साथ, कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग कौन सी होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इधर भी ओवरलैपिंग लीनियर होगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग लीनियर होगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग लीनियर होगी, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 5 सिग्मा बॉन्ड बने, 5 सिग्मा बॉन्ड बने। एक कार्बन, कार्बन कितने में बना है, sp2 को ओवरलैपिंग से, और बाकी 4 जो बने वो किसके साथ बने, हाइड्रोजन के 1s के साथ। अच्छा अब आते हैं अनएबड ऑर्बिटल, चलो इसको दूसरे से लिख लेता हूं, ठीक है। ये अनएबड ऑर्बिटल है pz, और अनएबड ऑर्बिटल की 2 लोब होती है। जो अनएबड ऑर्बिटल होगा उसकी लोब कितनी होंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक ही लोब होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक बड़ी लोब होती है, एक छोटी होती है, छोटी लोब से कोई बनेगा नहीं, वो एक ही लोब से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, कभी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। जबकि अनएबड जो ऑर्बिटल है वो बना सकता है पाई बॉन्ड, अनएबड, क्योंकि इसके पास जो pz है ना अनएबड, उसके 2 लोब्स हैं, 2 लोब है। ये अनएबड है pz, इसकी भी देखो कितनी लोब्स है, 2 लोब है। ये अपर शेयरिंग भी करेगा और लोअर शेयरिंग भी करेगा। तो पाई बॉन्ड स्पॉन्ड बाय अपर एंड लोअर शेयरिंग आता है, देखना ऊपर भी शेयरिंग हो रही है और नीचे भी हो रही है, तो ये बन गया पाई बॉन्ड। तो देखो इथीन में, इधर देखो कार्बन, कार्बन कितने में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में देखो एक सिग्मा है और एक है पाई बॉन्ड है, और बाकी ये सिग्मा, ये भी सिग्मा हो गया, ये भी क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड है, बाकी ये सब क्या है, बाकी सब सिग्मा है, ठीक है। पाई और एक क्या है पाई बॉन्ड है। कार्बन, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ 1.34 होगी, ठीक है 1.34 एंगस्ट्रॉम होगी बॉन्ड लेंथ। तो ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि किस तरह इसको हम प्रिपेयर करेंगे। देखो बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है इसको हम बनाएंगे किस तरह, किस तरह इसको हम प्रिपेयर करेंगे। अच्छा इसकी भी मैंने आपको पहले बता दिया, हेडिंग याद कर लो। जैसे अल्केन के बारे में हमने पढ़ा था ना, अल्केन की, कि भाई अल्केन की मेथड कौन से हैं, हेडिंग, हेडिंग से आपको सारा पता चल जाएगा कि उसकी हेडिंग क्या है। इसकी भी देखो हेडिंग्स याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे। नंबर 1, नंबर 1 5D हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो अल्काइल जो हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड की क्या करेंगे हम, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ, देखो ये है रिमूवल ऑफ एच एक्स, एच का मतलब हाइड्रोजन, एक्स का मतलब क्या है हाइड्रोजन। अच्छा रिमूवल हुई है तो रिएक्शन एलिमिनेशन होगा। रिएक्शन कौन सा होगा, अगर एलिमिनेशन तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा।
क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं। प्रोसीड। विद हीट, और ये हीट से प्रोसीड करेंगे। तो देखो ये हम अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, इधर देखें, ये है अल्काइल हैलाइड, इधर देखो, ये बेटा अल्काइल हैलाइड है। देखो इसके साथ हेलोजन लगी हुई है ना कार्बन के साथ, तो ये क्या है? अल्काइल। इसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो अल्काइल हैलाइड को किसके साथ हीट दे रहे हैं? तो कौन सा हमने रिएजेंट यूज किया है यहाँ पे? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए? रिमूवल ऑफ HX के लिए। अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए, और हीट भी देंगे। अच्छा, हीट क्यों देते हैं इस रिएक्शन को? देखें मैं वो बता देता हूँ। इधर देखो, रिमूव किसको करना है? इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, ये बीटा है। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, वो कौन सा कार्बन है? उसका एडजेसेंट वाला कौन सा है? तो यहां से किसको रिमूव करना है? हाइड्रोजन को। इधर से तो कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं? दो सिग्मा बॉन्ड। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये भी क्या है? सिग्मा। तो ब्रेक होंगे, और इनके बीच में आएगा पाई बॉन्ड। इनके बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया? अल्कीन बन गया। अच्छा देखिए, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है दो सिग्मा की, और बना है एक वीक पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा यूज होती है, और जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें एनर्जी कम खार्ज होती है। इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक होगा। हीट की जरूरत पड़ेगी, विदाउट हीट रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब इसको आप हीट देंगे। अच्छा, तो अब एक्स मिलेगा के के साथ, क्या बन जाएगा? के एक्स बन जाएगा। और एच मिलेगा OH के साथ, क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आर्डर क्या होगा? बस आर्डर पढ़ा देता हूँ, उसके बाद बाकी कल पढ़ा लूंगा। ये सेम रिएक्शन कुछ और रिपीट करा दूंगा। अच्छा, ये है इथाइल क्लोराइड प्लस KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? अल्कोहलिक है। भाई इथेनॉल की मौजूद में, मतलब ये इथेनॉल जो है वो समझे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेगा? अल्कोहलिक कर देगा। तो ऊपर लिखा होता है, और हीट भी देंगे। तो अब क्या होगा? ये अल्फा कार्बन, ये क्या है? बीटा। यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां से क्या होगा? हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड ब्रेक हो गए? दो सिग्मा बॉन्ड, दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और यहाँ पे बनेगा पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड। तो इथीन बन गया, प्लस KCl बन जाएगा, और वाटर बन जाएगा। तो कल मजीद इस रिएक्शन को पढ़ लेंगे हम। टाइम कंप्लीट हो गया है।